कहते हैं ना कि हर रात के बाद अगले दिन सूर्य उदय होता है। सो उसी वे में मैं कहूँगी कि रोना धोना ठीक है, हर जने को के इमोशंस हैं, कभी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, पर उसको इतना मत खींचो कि रोते ही रहो। वो नेगेटिविटी लाता है और नेगेटिविटी लाता है और चीज़ें ख़राब करता है आपकी लाइफ में। अपने ट्रूज़ो से शुरू किया था, इनफैक्ट पहले सूट्स बनाए अपने लिए। आर्टिस्टिक नेचर तो बचपन से ही रही है, ड्राइंग और पेंटिंग करती रहती थी एंड अपनी डॉल्स के कपड़े बनाती थी। फिर जो मेरी फ्रेंड्स को मेरे सूट्स इतने सुंदर लगे, फिर उन्होंने भी अपनी शादियों में बोलना शुरू कर दिया कि मेरे लिए भी ट्रूज़ो डिज़ाइन कर दे। ट्विन सिस्टर हो? हाँ बिल्कुल, सब यही पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। और अगर जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं वो भी मुझे अब छेड़ते हैं कि तान्या तुम्हारी मान्या कहाँ है, उसको साथ नहीं लाए। तो मैं अपनी मसाज वाली को बोल रही थी कि तुम मेरा पेट अंदर कर दो, मैंने साड़ी पहननी है। तो जब उसने टच किया तो वो कहती यहाँ पे कुछ है। उल्टा जब मैंने हॉस्पिटल का नेम पढ़ा था ना, तब मेरे को लगा ये क्यों ले आए हैं मुझे यहाँ पे। वहाँ पर जब मेरे लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर लाई गई तो मैंने बोला मैं चल सकती हूँ, मुझे नहीं बैठना इस पे। आई वॉज इन्जॉइंग माई बेबी ओनली, मैं तो उसी के साथ खेल रही थी, बस मुझे पतला होना था क्योंकि मैंने साड़ी पहननी थी। बोला कि CA 125 टेस्ट कराओ आप पहले, फिर वील डिसाइड की लैप्रोस्कोपी करना है कि सर्जरी करना है प्रॉपर। वो टेस्ट था, मैंने उसे गूगल कर लिया गलती से, वो था कैंसर एंटीजन टेस्ट। सुंदर लग के बन के रहना होता है, तो उस समय तो शीशा भी नहीं देखा जाता था, बहुत बुरा लगता था। फिर वो मेरा एग्जाम्पल देके कहते थे कि प्लीज़ आप इनसे बात करो और इनको थोड़ा बोलो कि कीमो के बाद या कीमो के ड्यूरिंग भी आप स्मार्ट बन के रह सकते हो। मुझे याद है मैं पहले निकल नहीं रही थी, एकदम जब तुम नए नए इस मोड में आते हो ना तो तुम बहुत डेवस्टेटेड होते हो। बहुत रोती थी मैं उस समय, किसी को मिलने का दिल नहीं करता था। कोई मुझे मिलने आता था तो मैं रूम बंद कर लेती थी कि मुझे नहीं मिलना किसी को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਔਰ ਤਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਤਾਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? आर्टिस्टिक नेचर तो बचपन से ही रही है, ड्राइंग और पेंटिंग करती रहती थी एंड अपनी डॉल्स के कपड़े बनाती थी। एंड बचपन से ही शौक़ था अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाने का। सो जैसे बड़े होते गए तो एजुकेशन भी उसी डायरेक्शन में ली। एंड फिर शादी के बाद मैंने शुरू किया था, अपने ट्रूज़ो से शुरू किया था। इनफैक्ट पहले सूट्स बनाए अपने लिए, फिर जो मेरी फ्रेंड्स को मेरे सूट्स इतने सुंदर लगे, फिर उन्होंने भी अपनी शादियों में बोलना शुरू कर दिया कि मेरे लिए भी ट्रूज़ो डिज़ाइन कर दे। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। शुरुआत घर से हुई, बचपन से हुई एक्चुअल में। डॉल्स को कपड़े पहनाने का शौक़, आज खुद एक ब्रांड लेके। जी बिल्कुल, बहुत प्यार मिलता आपकी वीडियोज़ को। मैं ऑडियंस ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਲਿੱਪ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੈਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ट्विन सिस्टर हो, क्योंकि लोगों को हजे तक ये नहीं पता कि एडिटिंग वर्गी चीज़ जी है सब कुछ मैनेज कर देंगी। हाँ बिल्कुल, सब यही पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। और अगर जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं वो भी मुझे अब छेड़ते हैं कि तान्या तुम्हारी मान्या कहाँ है, उसको साथ नहीं लाए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता होगा कि ट्विन सिस्टर्स है तो साथ में वीडियोज़ वैसे हाँ कि दूसरी बहन को कहाँ छुपा के रखा है, हमें तो एक से ही मिलने को मिलता है। सब ये पूछते। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਮ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਡੋਲਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਮੈਮ ਦਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ बनाया, इंस्पायर हुए कि है की सी एक्चुअली? 24 इयर्स की थी मैं और अभी जस्ट मैंने अपना बेबी डिलीवर किया था एंड मन्नत मांगी हुई थी कि ट्विन्स हो जाएं, तो मुझे लगा शायद डॉक्टर दूसरा बेबी निकालना भूल गए हैं, तो मैं मालिश करवा रही थी एंड आगे मेरे हमारी जॉइंट फैमिली है तो मेरी देवरों की शादी आनी थी, तो मैं अपनी मसाज वाली को बोल रही थी कि तुम मेरा पेट अंदर कर दो, मैंने साड़ी पहननी है। तो जब उसने टच किया तो वो कहती यहाँ पे कुछ है, और मैं इतनी सिली थिंकिंग एंड बच्चों जैसी सोच वाली थी कि मुझे लगा ओ मैंने मन्नत मांगी थी ना, तो मेरा दूसरा बेबी रह गया अंदर। सो मैं नेक्स्ट डे ही चली गई अपने गायनी के पास कि आप दूसरा बेबी निकालना भूल गए हो। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह कराने को बोला एंड बहुत बड़ा सिस्ट निकला। तो जब वो सिस्ट को कहते हैं कि पंक्चर वगैरह नहीं करना चाहिए, सो बहुत आसपास में सब डॉक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। गायनी वाली सीएमसी से भी बात कर रहे थे, डॉक्टर्स से डीएमसी से भी कर रहे थे, सबकी सजेशन ले रहे थे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। तो सबकी अलग अलग राय थी। तो कोई कह रहा था कि आप उसको बाहर निकाल के फिर बायोप्सी करो, अभी मत पंक्चर करो, पर उनको लग रहा था अगर इट वॉज 15 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 4 विच इज़ लाइक वोम का 5 मंथ ओल्ड बेबी, तो वो उनको लग रहा था कि हम लैप्रोस्कोपी से नहीं निकाल सकते, तो शायद ऑपरेट करना पड़े। तो वो उसको चेक करना चाहते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सो ये सब मैं तो 24 इयर्स अभी बेबी डिलीवर किया, घर में इतनी सारी खुशियाँ और एकदम से ये न्यूज़ मिल जानी बहुत मतलब हर्टिंग है, क्योंकि लोग जो है इस टाइम पे शायद सोते हैं कि न्यू लाइफ शुरू हुई है, बेबी को बर्थ दिया है। मैं तो अभी भी अब आई वॉज इन्जॉइंग माई बेबी ओनली, मैं तो उसी के साथ खेल रही थी, बस मुझे पतला होना था क्योंकि मैंने साड़ी पहननी थी। ये सब डॉक्टर्स की बीच की डिस्कशन, मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं था। तो जब मुझे उन्होंने बोला कि CA-125 टेस्ट कराओ आप पहले, फिर वील डिसाइड कि लैप्रोस्कोपी करना है कि सर्जरी करना है प्रॉपर। वो टेस्ट था, मैंने उसे गूगल कर लिया गलती से, वो था कैंसर एंटीजन टेस्ट। अच्छा, उस समय थोड़ा सा लगा नहीं नहीं मुझे नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही करा रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं है ये कभी चीज़। सोचा ही नहीं। और क्योंकि मैं वो एक द सीक्रेट बुक पढ़ती थी एंड मैनिफेस्टिंग में बहुत बिलीव करती थी एंड शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो वो भी बोलता है कि जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो मिल जाती है। वो वाले माइंडसेट से मैं कहाँ अपने आप को इमेजिन करूँगी कि मेरे अंदर क्या उग रहा है, ठीक है। सो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे और मैं बिलीव ही नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो मेरे को बस ये था कि ये जल्दी से निकालें मेरे अंदर से ताकि वापस मैं ठीक हो जाऊँ। सो दे डिसाइडेड कि हम प्रॉपर सर्जरी करेंगे एंड जब उन्होंने निकाला तो इट वाज अ ट्यूमर, और वो डॉक्टर्स को देखकर ही पता लग रहा था, बट फिर भी उनका प्रोटोकॉल होता है कि आपने 2 बड़ी लैब्स में भेजना है। आई थिंक एक DMC भेजा था और एक टाटा बॉम्बे भेजा था। सो इट टुक अ वीक फॉर द रिपोर्ट्स टू कम। फिर उससे उनको पता चला कि ये कैंसर है। तो डॉक्टर्स इनफैक्ट हमारे घर ही आ गए थे और उन्होंने बोला इसको क्विकली लेके जाओ, क्योंकि जब छोटी उम्र होती है और ट्यूमर डेवलप हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ होती है सेल्स की, बैड सेल्स की। सो वो नहीं चाहते थे कि जल्दी बढ़े वो। सो उन्होंने बोला, उन्होंने ये प्रोविज़न कर दी हमारे लिए कि वहाँ के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स ले दी। जहाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यूज़ लगी होती हैं वहाँ हम सीधा अंदर चले गए थे बिल्कुल जाते ही। ये उन्होंने हमारे लिए कन्वीनियंस कर दी थी, बट इट वाज वेरी शॉकिंग। घर में थोड़ा माहौल भी वैसा हो गया होगा, क्योंकि अभी तो बेबी को डिलीवरी दी है, थोड़ी देरी हुई थी और घर पे वो खुशियाँ आई नहीं कि एकदम से ये न्यूज़ मिल। हाँ, मेरे से ना काफ़ी देर सबने छुपाया। जब डॉक्टर्स घर भी आए थे उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बताया गया कि वो कह रहे हैं इसको दिल्ली घुमाने ले जाओ, क्योंकि सबको पता था कि मैं थोड़ी किडिश हूँ और मेरी मम्मा ने भी सबको मना किया कि इसे मत बताना, पता नहीं क्या करेगी रिएक्ट।
तो सबके मुंह पे 12 बजे हुए थे। मेरी मदर इन लॉ रोई जा रही थी, मेरे हस्बैंड रो रहे थे और मैं कह रही थी आप इतने रोते पिटते क्यों रहते हो, कभी खुश नहीं रह सकते। तो मैं तब भी उनको यही बोलती थी। उल्टा जब मैंने हॉस्पिटल का नेम पढ़ा था ना, तब मेरे को लगा ये क्यों ले आए हैं मुझे यहाँ पे। वहाँ पर जब मेरे लिए स्ट्रेचर या व्हील चेयर लाई गई तो मैंने बोला मैं चल सकती हूँ, मुझे नहीं बैठना है इस पे। वो स्पिरिट थी आप में अभी, क्योंकि आपको वो चीज़ पता ही नहीं थी कि मतलब क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। हाँ, तो वो मेरे को कह रहे थे आप व्हील चेयर पे बैठो, स्ट्रेचर पे लेटो। तो मैं कह रही थी क्यों, मैं चल सकती हूँ, मैं ये सब क्यों करूँ। सब मुझे समझा रहे हैं कि नहीं नहीं जैसे वो कह रहे हैं वैसे करो। मैंने कहा नहीं मैं चल के जाऊँगी। सो डॉक्टर्स ने जब बोला कि हमें कंप्लीट हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ेगी, दैट इज़ कि पूरा आपका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, सब कुछ जिससे बेबी होता है वो सब निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत लड़ी उनसे। मैंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है मेरे को, देखो कोई दर्द नहीं है, मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये ऐसे सिर्फ पैसे बनाना चाहते हैं इसीलिए ये सब बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको पैसे दे दो और मुझे छोड़ दो। मुझे दूसरा बेबी करना है, तो मैंने नहीं ये ऑपरेशन कराना। तो काफ़ी मैंने हल्ला मचाया वहाँ पे। डॉक्टर ने भी सर पकड़ के बोला ले जाओ इसको, समझा के लेके आना। क्योंकि जब तक माइंड नहीं सेट होता तो हम ये चीज़ें फेस नहीं कर पाते। अब लाइफ कैसे चल रही है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना, अब ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गया, अब बच्चे को छोड़ के बाहर रहना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए 21 डेज़, हर 21 डेज़ बाद कीमोथेरेपी भी होती थी और उसके लिए जाना पड़ता था। और कीमोज़ बहुत, मुझे सर्जरी से ज़्यादा कीमो ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि कीमो के बाद बाल चले जाते हैं। और 24 इयर्स की एज में जब तुम नई नवेली दुल्हन है, उसके बाद नई नवेली मम्मी बने होते हो, तो तुम्हें सज के सबको सुंदर लग के बन के रहना होता है। तो उस समय तो शीशा भी नहीं देखा जाता था, बहुत बुरा लगता था। और काफ़ी स्ट्रांग हो आप, वो इमोशंस को आपने हैंडल किया, उस टाइम पे सिचुएशन हैंडल किया। अब अगर देखा जाए वो तान्या मल्होत्रा अपने आप को जब देखती है कि मैंने ये चीज़ भी देखी है लाइफ में, छोटी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं यहाँ पे। लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी कीमोथेरेपीज़ के लिए भी अच्छे कपड़े पहन के जाती थी, ड्रेसेस पहन के जाती थी और सर पे हिजाब बांध के जाती थी। जब थोड़े साइडों में बाल थे तब मैं बंदाना डाल लेती थी, जब साइड वाले भी चले गए तब मैंने हिजाब डाला जो मुसलमानी लड़कियां पहनती हैं। तो जब मैं वहाँ जाती थी तो मेरी डॉक्टर कहती थी मैंने ना तुम्हें अपनी सारे पेशेंट से मिलाना है और उनको दिखाना है कि ये देखो, आधे ठीक तो तुम सज के जिस तरह से तुम ड्रेसअप होते हो ना, आधा तो तुम ऐसे ही ठीक फील करने लग जाते हो। सो उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स को मेरे साथ लिंक भी किया, जो फिर मुझे कॉल करते थे, जो बहुत डरे होते थे अपनी सर्जरी या कीमो से पहले। फिर वो मेरा एग्जाम्पल दे के कहते थे कि प्लीज़ आप इनसे बात करो और इनको थोड़ा बोलो कि कीमो के बाद या कीमो के ड्यूरिंग भी आप स्मार्ट बन के रह सकते हो। मुझे याद है मैं पहले निकल नहीं रही थी एकदम, जब तुम नए नए इस मोड में आते हो ना तो तुम बहुत डेवस्टेटेड होते हो। बहुत रोती थी मैं उस समय, किसी को मिलने का दिल नहीं करता था। कोई मुझे मिलने आता था तो मैं रूम बंद कर लेती थी कि मुझे नहीं मिलना किसी को। लेकिन जब धीरे धीरे इंटरनेट पे देख देख के कि हिजाब कैसे बांधना है या मैं कैसे स्टाइल कर सकती हूँ अपने हेड को, तो फिर मैंने धीरे धीरे निकलना शुरू किया। तो एक बारी तो मेरी स्कूल की ओल्ड क्लासमेट मेरे पास आके मुझे बोलती, मैंने दूर से देखा ये इतनी सुंदर ईरानी लड़की कौन है। तो कहते जब पता चला ये तो तू है तान्या। सो ऐसे करके फिर ना लोगों के पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स आने लग गए उस टाइम में भी। तो सुन के लगता था कि अच्छा मैं ऐसी भी अच्छी लग रही हूँ इनको। फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। और मुझे याद है 15 अगस्त को मेरी लास्ट कीमो थी, तो मैं तो अच्छे से इंडिपेंडेंस मना रही थी कि अब लास्ट है, हाँ, तो मैं अपनी लाइफ प्रॉपरली फ्रीली जी सकती हूँ। बिल्कुल। एंड 15 अगस्त के बाद न्यू ईयर ईव तक मेरे छोटे छोटे बाल आए जैसे क्रू कट वाले होते हैं, और मैं बिना हिजाब और बिना बंदाना के गई न्यू ईयर ईव पार्टी में। एंड अगेन वहाँ पे कुछ मेरे स्कूल के ही ओल्ड फ्रेंड्स जो दूर से सोच रहे थे कोई फॉरेनर आ गई है,
उन्होंने मुझे ये आके एक्सप्रेस भी किया कि हम सोच रहे थे कोई फॉरेनर आई है, कोई फॉरेनर आई है, एंड दे ऑल हग मी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो शॉर्ट हेयर को भी। बस फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, फिर हिम्मत आ गई और ज़्यादा। अब फैमिली में सब कुछ प्रॉपर चल रहा है क्योंकि अब आपने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद हिम्मत ज़्यादा आ गई होगी कि अब लोग जो है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए आपके मन में थोड़ा डर था कि मैं कैसी लग रही हूँ, डाउट था, पर उन्होंने उसको भी बहुत ब्यूटीफाई करके आपको बताया। हाँ बिल्कुल, जब आपको वो बता रहे थे, जब वो मुझे ये सब एक्सप्रेस कर रहे थे, तो मुझे बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था और बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी। ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ बहुत प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ देखियाँ। मैम क्या मैसेज है उन वुमेंस के लिए जो शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको भी हो रही होगी? क्योंकि ये ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम होती तो वुमेंस जो है ना वो अपनी हिम्मत हार देते हैं। उनको बालों के साथ, एक्चुअल में बालों के साथ बहुत प्यार रहता है। आप अब देख रहे हो, आप मैम बिल्कुल परफेक्टली फाइन है और बहुत अच्छी तरह इन्होंने अपना सर्वाइव किया कैंसर। मैम उनके लिए क्या मैसेज? एक तो मैं कहूँगी, एक अपने पैरों पे ज़रूर खड़े होना चाहिए, सो दैट अगर आप बिज़ी रहते हो ना काम में भी, तो आपके पास फालतू चीज़ें सोचने का टाइम नहीं बचता। ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँगी, अगर आप थोड़ा बन के रहो, थोड़ा अपने आप को संवार के रखो, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स घट जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप प्रेजेंटेबल बन के कहीं पे भी जाओगे तो सामने से ही आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, लोग आपको अच्छे से देखेंगे, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अपने में लाना। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ, एक दिन दो, बस उस दिन रो धो लो, देन ख़त्म कर दो उसको। वापस पॉजिटिविटी लाना ज़रूरी है, ताकि आगे हमारा कहते हैं ना कि हर रात के बाद अगले दिन सूर्य उदय होता है। सो उसी वे में मैं कहूँगी कि रोना धोना ठीक है, हर जने को के इमोशंस हैं, कभी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, पर उसको इतना मत खींचो कि रोते ही रहो। वो नेगेटिविटी लाता है और नेगेटिविटी लाता है और चीज़ें ख़राब करता है आपकी लाइफ में। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए खुश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सोहने विचार ने, बहुत ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ, 2 ਦਿਨ ਦੋ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।